हर साल कम से कम 14 लाख बच्चे यूपीएससी का फॉर्म डालते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मात्र लगभग 1000 बच्चों का ही हो पाता है। तो ऐसे में क्या वो 1000 बच्चे उन 13,99,000 बच्चों से ज्यादा ब्रिलियंट थे? क्या उनका दिमाग इन बच्चों के दिमाग से अलग था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी एग्जाम्स स्ट्रेटेजी के बल पे निकलता है और वो जो 1000 बच्चों ने सिलेक्शन निकाला, उन्होंने अगर कुछ अलग किया तो उन्होंने सिर्फ अपना स्ट्रेटेजी यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से रखा और इस कारण से वो फाइनल सिलेक्शन में है। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी स्ट्रेटेजी पे डीप चर्चा करेंगे और इसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन 1000 बच्चों का क्या तैयारी होता है, उनकी स्ट्रेटेजी कैसे होती है, वो जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करने जाते हैं तो आखिर उनकी शुरुआत कैसे होती है, और वो बच्चे जो 13,99,000 की संख्या में छंट जाते हैं, आखिर उनकी गलती कहां होती है। इन सभी विषयों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं ज्वाला सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube स्ट्रेटेजी सीरीज में। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि आखिर यूपीएससी सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे किसी आम से बच्चे को एक टॉपर के कैटेगरी में खड़ा कर देता है और कैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करने के बाद भी मनचाहा सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर सबसे बड़ा मिस्टेक विद्यार्थियों का क्या होता है जब वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का प्रयास करते हैं। यानी कि एक बच्चा जब सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और जब वो अपनी तैयारी शुरू किया तो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो 13,99,000 बच्चे करते हैं, और ये जो 1000 जो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं वो उस स्ट्रेटेजी के माध्यम से अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए उस गलती को करने से बचते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो यही होता है किसी भी बिगिनर के लिए, शुरुआती दौर में तैयारी करने वाले बच्चे के लिए, कि वो सबसे पहले ढेर सारी किताबें खरीदना शुरू कर देता है। वो जाएगा दुनिया भर के एडवांस बुक, दुनिया भर के करंट अफेयर्स के बुक्स वो खरीद के ले आएगा और फिर दिन रात उन किताबों में उलझा रहेगा बिना ये जाने कि आखिर वो जो पढ़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है भी यूपीएससी के लिए या फिर वो सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहा है, बिना ये जाने कि ये जो किताब पढ़ रहा है वो इतनी मोटी किताब, इसमें कौन सा वाला पार्ट ज्यादा पढ़ना है, कौन सा वाला पार्ट छोड़ देना है। यूपीएससी एग्जाम में क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बाजार में यानी मार्केट में ऐसे ही हवा उड़ा पड़ा है कि यूपीएससी का एग्जाम तो बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि समुंदर से भी गहरा है, इतना बड़ा है कि यूनिवर्स से भी बड़ा है, कुछ भी पूछ सकता है। इस चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, कॉमनली मिस्टेक है ये, बच्चे क्या करते हैं कि वो कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि आखिर पढ़ते पढ़ते जाना कहां तक है, रुकना कहां है, क्या पढ़ना है। ये बिना किसी प्लानिंग के किताब उठाया, लाइब्रेरी में बैठ गए और 6-6 घंटा 8-8 घंटा अपना समय दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ये तरीका ठीक नहीं है। फिर ठीक तरीका क्या है? क्या ऐसा स्ट्रेटेजी जो टॉपर अपनाते हैं? सबसे पहले वो अपने सिलेबस को देखते हैं कि आखिर यूपीएससी का सिलेबस क्या है, उसे पीवाईक्यू से अटैच करते हैं। यानी कि जो उन्होंने पढ़ा उसको पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल में पूछे गए सवाल, उसको देखते हैं, उससे लिंक करते हैं और फिर किताब लेके बैठते हैं कि आखिर इस किताब को पढ़ना कैसे है। चलिए, इसके इंपॉर्टेंस को, सिलेबस के इंपॉर्टेंस को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपकी एक समझ बन सके कि आखिर सिलेबस हमें क्यों देखना चाहिए, ये हमें क्या देगा।
तो सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत चल रहा है ना, देश, पूरा भारत देश चल रहा है, तो आखिर ये एक नियम कानून से चल रहा है, एक लिमिटेशंस में चल रहा है, सीमित सरकार है। ये सब कैसे? संविधान के माध्यम से। तो जैसे देश का एक अपना संविधान है जिसके माध्यम से देश चल रहा है, वैसे ही यूपीएससी के एग्जाम को निकालने के लिए भी एक संविधान है जिसको जानना जरूरी है, और वो है सिलेबस। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यूपीएससी का सिलेबस जानना पड़ेगा। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, क्या डिफरेंस आएंगे आपके तैयारी में? तो सबसे पहले तो आपको स्कोप पता चलेगा कि आखिर पढ़ना क्या है, आखिर आपको पढ़ना क्या है, आपको डायरेक्शन पता चलेगा किस दिशा में पढ़ना है। लेट सपोज कि आपने देख लिया कि आपको पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी को पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई उसके आर्टिकल्स को याद करने लगेगा, कोई उसकी परिभाषाएं याद करने लगेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे उस डायरेक्शन में पढ़ना भी है, यानी कि केवल फैक्ट्स याद करना भी है कि नहीं करना है? प्रश्न फैक्ट्स पे पूछ रहा है या कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है? या फिर आप जब पढ़ते हो तो आखिर जाके उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? यानी कि एक किताब जब आप पढ़ना शुरू किए, तो जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हम सोसाइटी का उदाहरण लेते हैं। सोसाइटी के उदाहरण में अगर उसने भारतीय समाज की बात किया है और सिलेबस आपके सामने है, तो आप भारतीय समाज को पढ़ोगे। अन्यथा कई बच्चे क्या करेंगे, अमेरिकी समाज को पढ़ने लगेंगे, ब्रिटिश समाज को पढ़ने लगेंगे, यानी कि कोई लिमिट ही तय नहीं हुआ। और ऐसे में आप सालों साल पढ़ते हो और आपको फील आएगा कि आपका जीएस कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप सिलेबस को प्रिंट कीजिए और सिलेबस को प्रिंट करके अपने टेबल पे रख दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस अपने सामने रखिए। जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जीएस 1 है, जीएस 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता है ये आपको पता होना चाहिए। लेट सपोज मान लीजिए कि जीएस 1 में हिस्ट्री पूछता है, या फिर ज्योग्राफी पूछता है, या फिर सोसाइटी पूछता है। अगर ये कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपने इन 3 सब्जेक्टों को देख लिया, अब हिस्ट्री में क्या पूछता है, ज्योग्राफी में क्या पूछता है और सोसाइटी में क्या पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके सामने सिलेबस हो। जैसे जीएस पेपर 2 ले लीजिए, यहाँ क्या पूछता है, यहाँ पॉलिटी आपसे पूछेगा, पॉलिटी के साथ में आपसे इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल पूछेगा, आपसे सोशल जस्टिस का सवाल पूछेगा, गवर्नेंस का सवाल पूछेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके किस पेपर में, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, किस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है। और एक बार जैसे आपको पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी है और हमें पॉलिटी पढ़ना है, तो अब आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप उस पॉलिटी में दिए हुए कीवर्ड्स को देखें। जो सोसाइटी है, लेट सपोज आपने एक इंडियन सोसाइटी, आपने यहाँ सब्जेक्ट देखा सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है। अब आपको एक कीवर्ड मिल गया कि हमें भारतीय समाज के बारे में जानना है। अब भारतीय समाज के बारे में क्या जानना है, इसको आप डिटेल सिलेबस में प्रिंट करके रखिए। अगर आपको कहीं सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो आप धाता आईएएस के एप्लीकेशन से भी इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। तो वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट कीजिए, अपने टेबल पे रखिए। और जो कीवर्ड्स है, जैसे कि इंडियन सोसाइटी, आप देखिए कि इंडियन सोसाइटी में क्या पढ़ना है। आप पाएंगे कि यहाँ आप जाति के बारे में पढ़ेंगे, जाति के साथ साथ में यहाँ आप महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप रिचुअल्स के बारे में पढ़ेंगे, परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे, संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कीवर्ड्स है ना, जो मैं नाम ले रहा हूँ, जाति, महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या, या फिर परंपराएं, रिचुअल्स, ये जो मैं
जो कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, इन कीवर्ड्स को पकड़ना है आपको, और इस कीवर्ड्स के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करना है। आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आपने अपने सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ बना लिया है। कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। कीवर्ड्स यानी कि कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स यानी कि स्टडी टॉपिक्स, यानी कि आपको सबसे पहले GS1 आपने सिलेबस उठाया या GS2 उठाया, उसमें आप कीवर्ड्स देखिए किस किस सब्जेक्ट का जिक्र है, फिर उस सब्जेक्ट को उठाइए, उसका डिटेल सिलेबस देखिए कि उसमें कौन कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है, किन किन शब्दावलियों का प्रयोग है। जैसे लेट सपोज उसमें दिया हुआ है कास्ट सिस्टम, तो आपको जातीय व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। अब ये जातीय व्यवस्था के बारे में कैसे पता होगा? आप कोई भी किताब खरीद के ले आए हैं, आप खोलिए, जातीय व्यवस्था के बारे में पढ़िए वहां पे, और पढ़ने के बाद जब आपकी एक समझ डेवलप हो जाए, जब आपकी एक समझ बन जाए, तो फिर आप उसके साथ PYQ एनालिसिस कीजिए कि आखिर जो आपने पढ़ा है वो यूपीएससी के लिए जरूरी है भी या नहीं है, ये जानना तो पड़ेगा ना। लेट सपोज कि आप लक्ष्मीकांत ही खरीद के ले आए और आपने पॉलिटी GS पेपर 2, ऊपर जो मैंने चर्चा किया आपसे, GS पेपर 2 में आपने एक सब्जेक्ट, एक कीवर्ड पकड़ लिया पॉलिटी, हमें इस पॉलिटी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अब हम पॉलिटी सब्जेक्ट को लेके जब आगे बढ़े, तो जब हम इसको ओपन करेंगे, पॉलिटी के सेक्शन को ओपन करेंगे, तो उसमें कई सारे और भी कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जो पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपने पॉलिटी सब्जेक्ट में फेडरलिज्म पढ़ लिया, यानी संघवाद, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। आपने संघवाद पढ़ लिया, तो संघवाद आपने, एक तो आपने पॉलिटी का कीवर्ड देखा तो पॉलिटी सब्जेक्ट ओपन किया, और जब सब्जेक्ट ओपन हो गया तो उसमें एक कीवर्ड आपको संघवाद मिला, आपने संघवाद को ओपन किया और इसको पढ़ लिया। अब इसको पढ़ा तो आपको क्या पता चला कि चलो भारत में केंद्र और राज्य यानी कि दो सरकारें हैं, और दोनों मिलके क्या कर रही हैं? भारत की जनता की भलाई के लिए काम कर रही हैं। अब भारत की जनता की भलाई के लिए काम कर रही हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, डिफरेंट डायमेंशंस होंगे, यानी कि इस संघवाद में राजनीतिक तौर पे जो राजनीतिक आयाम है उन किताबों में होगा, अगर नहीं होगा तो भी आप धाता IAS एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं PDF। अलग अलग विभिन्न डायमेंशंस को देखना है कि अच्छा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो सरकारें हैं जो भारत की जनता के लिए काम करते हैं। अब इनके बीच में राजनीतिक संबंध क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में राजनीतिक संबंध क्या है? अच्छा, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब आपको देखना है, अच्छा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आर्थिक संबंध क्या है? तब आपको पता चलेगा, ये GST वगैरह सारी चीजें आपके सामने खुल के आने लगेंगी। अच्छा, ये आर्थिक संबंध है। ऐसे करके आप उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जब आप उसको PYQ से मैच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये जो संघवाद आप पढ़ रहे थे, ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे थे फेडरलिज्म, ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है भी या नहीं है। अब आप कहोगे सर हम कैसे समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्योंकि बेटा जब आप PYQ एनालिसिस 10 साल का करते हो, मिनिमम 10 इयर्स का तो करो ही करो। जब 10 साल का आप PYQ एनालिसिस करते हो, तो आपको पता चलता है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा, लेट सपोज आप पॉलिटी ही पढ़ रहे हो, पॉलिटी का कौन सा ऐसा पोर्शन है जो बारंबार यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो बारंबार घुमा घुमा के यूपीएससी उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हर IAS ऑफिसर्स के लिए बेटा कुछ चीजें कंपलसरी हैं कि उसको पता होना ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं पॉलिटी का ही एग्जाम्पल लूं, तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। अब आप जनता की सेवा करने के लिए जा रहे हो और जनता के अधिकारों के बारे में ही आपको पता नहीं रहेगा, तो दिक्कत तो होगी ही। तो जनता के अधिकारों के बारे में आपको कहां से पता चलेगा?
तो जब आप पॉलिटी का सिलेबस खोलोगे तो उसमें एक कीवर्ड्स आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी है डिटेल में मूल अधिकार पढ़ो। और जब आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस ओपन किए और उससे लगातार मूल अधिकार से सवाल बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बारीकियों से हम पढ़ें, इसको डिटेल में डेप्थ में एनालिसिस करके हम पढ़ें। ऐसे करके क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से बारंबार पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। कई बार कई बच्चे जिनसे हमारी मुलाकात होती है वो क्या करते हैं कि सर हमने फंडामेंटल राइट तो पढ़ा, हमने याद कर लिया। हम पूछते हैं क्या याद किए बेटा, वो कहने लगते हैं सर आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। अरे बेटा, फैक्ट्स नहीं पूछता है, आपको कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, क्या वो जीवन जीने का अधिकार केवल आर्टिकल 21 पूछना चाह रहा है, या फिर वो जीवन जीने के अधिकार से कॉन्सेप्ट निकाल के आपसे सवाल पूछ रहा है। जब एक बार ये क्वेश्चंस के पैटर्न और डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, यानी कि सवाल पूछने का तरीका क्या है और सवालों की गहराई क्या है, आखिर आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसको कितना डेप्थ में पढ़ना है, इसको समझने के लिए आपके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता। आप केवल और केवल पीवाईक्यू एनालिसिस से ही चीजें समझ सकते हैं। तो 10 साल के कम से कम पीवाईक्यू एनालिसिस आप कर जाइए, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आप बहुत ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप यूपीएससी जो सवाल पूछ रहा है जिस पैटर्न पे, जिस डेप्थनेस के साथ, उसके साथ आप बुक्स अपनी पढ़ते जा रहे हैं। आपकी तैयारी धीरे-धीरे एडवांस लेवल पे होते चली जा रही है।